नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक ओझा आप सभी का एक बार फिर एक और नए फ्रेश वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो रहेगा एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर। एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर मैं पहले से ही कई सारे वीडियो में बात कर चुका हूं, लेकिन आज मैं स्पेशली एनबीएफसी सेक्टर के बारे में ही बात करूंगा, इसके फ्यूचर्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि आज मैं स्टॉक रिव्यू करने वाला हूं बजाज फाइनेंस के ऊपर। तो दोस्तों चलिए पहले एनबीएफसी सेक्टर के फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। अब ऐसे में दोस्तों एनबीएफसी सेक्टर का फ्यूचर कई सारे रीजंस पर डिपेंड रहेगा, जिसमें पहला रीजन रहेगा लॉकडाउन। दोस्तों लॉकडाउन के माहौल में अभी हाल ही में आरबीआई ने फैसला लिया कि ईएमआई लोगों की 3 महीने तक डिले कर दी जाए, जिस वजह से होगा क्या कि ये जो फाइनेंस सेक्टर है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी आ गए, एनबीएफसी सेक्टर भी आ गए, ये सारे सेक्टर को 3 महीने लेट उन्हीं के पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये ऊपर से ऑर्डर आया है। अब ऐसे में होगा क्या कि इन्हीं के पैसे इनको लेट मिलेंगे, तो ये लोगों को लेट में पैसे दे पाएंगे, मतलब इन लोगों की लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से ये लोगों को लोन अब कम दे पाएंगे। ऐसे में होगा क्या कि इनके ग्रोथ रेट, सेल्स रेट, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, हर एक चीज पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि 3 महीने में इनको हजारों करोड़ का जो आमदनी हो जाता था वो 3 महीने के लिए इनफैक्ट बंद हो चुका है। ऐसे में होगा क्या कि लॉकडाउन के बाद वाले टाइम में रिसेशन आने वाला है। रिसेशन के बाद से दोस्तों कई लोगों की शायद सैलरी हाइक्स होने वाली थी, कई लोग की नौकरी लगने वाली थी, कई लोगों को दोस्तों घर खरीदना था, मोबाइल खरीदना था, गाड़ी खरीदना था, या फिर 2 व्हीलर, ऑटो रिक्शा, कुछ भी खरीदना था, वो लोग शायद अब ना खरीद पाए। क्यों? क्योंकि बजाज फाइनेंस दोस्तों कॉर्पोरेट्स को टारगेट नहीं करता। बजाज फाइनेंस छोटे मोटे मिडिल क्लास फैमिलीज को टारगेट करता है। ये कोई 10-15 हज़ार करोड़ का लोन नहीं देता। आपके 1000 रुपए के परचेज से लेकर आपके 1 करोड़ रुपए के परचेज तक में कुछ भी आप ले लो, ऐसा कोई लिमिट नहीं है 1 करोड़ रुपए के परचेज तक ही, मतलब एक छोटे से छोटे अमाउंट में ये हर एक चीज़ों को फाइनेंस करता है। ऐसे में होगा क्या कि देश के अमीर लोग तो रिसेशन के बाद संभल जाएंगे, लेकिन देश के जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, मान लो कि रिसेशन से पहले कई लोगों की सैलरी बढ़ने वाली थी, लेकिन रिसेशन के माहौल में सैलरी नहीं बढ़ी या फिर कम बढ़ी, या फिर कई लोगों की नौकरी लगने वाली थी जो कि नहीं लगी, या फिर नौकरी लगने में डिले हो जाएगा। कई लोग कुछ लेने वाले थे, घर लेने वाले थे, या फिर कुछ भी और लेने वाले थे, गाड़ी वाड़ी, कार, कुछ भी लेने वाले थे, वो शायद आमदनी कम होने के कारण अब ना लें। ऐसे में होगा क्या कि ये जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उनकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। इस कंजम्पशन कम होने से दोस्तों फाइनेंस सेक्टर का मार्केट बहुत ही ज़्यादा हिल जाएगा। ऐसे में ऑटो सेक्टर, रिटेल सेक्टर, कई सारे और भी सेक्टर, डिजिटल सेक्टर हो गया, लाइफस्टाइल सेक्टर हो गया, कई सारे सेक्टर डाउन हो जाएंगे। अब इसमें ये जो फाइनेंस का मार्केट है ये कम हो जाएगा, क्योंकि हर एक चीज़ों को फाइनेंस तो बजाज ही करने वाली है। बजाज फाइनेंस का मार्केट हर एक सेक्टर में है, जो आगे हम बात करने ही वाले हैं। ऐसे में होगा क्या कि देश का कंजम्पशन कम हो जाएगा, तो देश का फाइनेंस का मार्केट कम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बात बता दूं कि ये सब टेम्पररी होगा। इट विल रिकवर बट इट विल टेक सम टाइम। अब ऐसे में क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारे सेक्टर्स को रिकवर होते होते कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों मैं कोई देश की इकोनॉमी नहीं चला रहा हूँ, या फिर मैं कोई इंडस्ट्री का मालिक नहीं हूँ जो मैं आपको कुछ बता सकूँ, लेकिन मैं आपको ये 100% दावा कर सकता हूँ कि बजाज फाइनेंस की रिकवरी तेज़ होगी, क्योंकि ये कोई बड़े बिजनेसेस को टारगेट नहीं करता, ये स्मॉल कंजम्पशन को या स्मॉल कोई बिजनेसेस को टारगेट करता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूँ कि बजाज फाइनेंस कौन से सेक्टर में काम करती है। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि इसका नाम बजाज है। अब बजाज क्यों है? अब बजाज फाइनेंस का नाम बजाज पढ़ने से आखिर इसको फायदा क्या है, चलिए इस बारे में बात करें। तो मैं आपको बता दूं कि बजाज फाइनेंस आज बजाज मोटरसाइकिल के ऑलमोस्ट 40% मोटरसाइकिल को फाइनेंस करती है। पिछले साल की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में बजाज फाइनेंस ने तकरीबन 10 लाख मोटरसाइकिल को फाइनेंस किया। बजाज 3 व्हीलर्स में दोस्तों 36% मार्केट शेयर बजाज फाइनेंस का है। मतलब जो बजाज के ऑटो रिक्शा खरीदता है या फिर कोई भी ऑटो रिक्शा खरीदता है, उसमें 33% फाइनेंस बजाज फाइनेंस का ही होता है। ऐसे में दोस्तों बजाज फाइनेंस सिर्फ 2 व्हीलर या 3 व्हीलर को ही फाइनेंस नहीं करती, बजाज फाइनेंस 4 व्हीलर्स को भी फाइनेंस करती है। चाहे वो आप कोई भी कार ले लो, एक्सयूवी ले लो, कोई आर्टिगा ले लो, क्रीटा ले लो, कुछ भी ले लो आप, बजाज फाइनेंस 4 व्हीलर को भी फाइनेंस करती है। ऐसे में दोस्तों बजाज फाइनेंस का ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ा मार्केट है। पिछले साल की अगर रिपोर्ट देखी जाए तो बजाज फाइनेंस का ये ऑटो फाइनेंस में
ग्रोथ रेट रहा है तकरीबन 55% का, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ रेट है। अब ऐसे में दोस्तों कई सारे सेक्टर्स और भी हो जाएंगे। इन सारे सेक्टर्स के बारे में डिटेल में बात करना दोस्तों बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ऐसे में मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि कौन से सेक्टर में बजाज फाइनेंस काम करती है, जिस वजह से आपको भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके ग्रोथ रेट भी आपको बता दूंगा, जिस वजह से आपको एक इसका परफेक्ट विजन मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर है जिसमें बजाज फाइनेंस अपना बिजनेस फैलाती है। इसमें दूसरा सेक्टर हो जाएगा डिजिटल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये डिजिटल एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को फाइनेंस करने में बजाज फाइनेंस का बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और इसकी ग्रोथ रेट है तकरीबन 29% की। इसमें तीसरा सेक्टर होगा लाइफस्टाइल सेक्टर। लाइफस्टाइल सेक्टर का ग्रोथ रेट है तकरीबन 52% और लाइफस्टाइल सेक्टर के अंदर ही हेल्थ केयर फाइनेंस बिजनेस में दोस्तों बजाज फाइनेंस का अच्छा मार्केट शेयर है। हेल्थ सेक्टर फाइनेंस में दोस्तों आप कई सारे हेल्थ केयर के कुछ चीज़ें ले सकते हो, उसको फाइनेंस कर सकते हो, या फिर आप कोई हॉस्पिटल में जाते हो, आपके पास पैसे की कमी है, तो आप बजाज फाइनेंस के जरिए इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हो मेडिकल के बिल। वहाँ पे बजाज फाइनेंस आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है। अब ऐसे में जो बजाज फाइनेंस का जो हेल्थ सेक्टर का बिजनेस है, ये पूरे लाइफस्टाइल फाइनेंस को 19% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अब ऐसे में दोस्तों बजाज फाइनेंस ने कई सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी पार्टनरशिप की है, जैसे फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन, ईबे, शॉपक्लूज, मिंत्रा, कई सारे और भी ऐसे ई कॉमर्स के वेबसाइट हो जाएंगे जहां पे बजाज फाइनेंस ने पार्टनरशिप की हुई है। और इसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में बजाज फाइनेंस ने तकरीबन 7,02,000 ट्रांजैक्शन को फाइनेंस किया, तो 2019 में यह आंकड़ा तकरीबन 21,05,000 ट्रांजैक्शन हो गया। मतलब एक साल के अंदर 3 टाइम्स का ग्रोथ आ गया। ऐसे में बजाज फाइनेंस ने सिर्फ ई कॉमर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ ही पार्टनरशिप नहीं की, बल्कि ऑफलाइन सेक्टर में भी पार्टनरशिप की। जैसे आप कोई रिटेल स्टोर ले लो, जैसे बिग बाजार, डी मार्ट, वी मार्ट, रिलायंस रिटेल जैसे कई सारे रिटेल स्टोर आ जाते हैं। मैं यही नहीं कह रहा कि इन्हीं के साथ पार्टनरशिप की है, ऐसे कई सारे रिटेल स्टोर आ जाते हैं। और पूरे इंडिया में बजाज फाइनेंस ने तकरीबन 17,000 स्टोर्स के साथ पार्टनरशिप की है। और इसका रिजल्ट ये रहा कि 2018 में बजाज फाइनेंस ने तकरीबन 7,12,000 ट्रांजैक्शन को फाइनेंस किया, तो 2019 में आंकड़ा हो गया 14,06,000 ट्रांजैक्शन का। मतलब यहां पे भी आपको 2 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली। अब इसमें दूसरा सेक्टर हो जाएगा दोस्तों एसएमई लैंडिंग। इसमें होता क्या है, इसमें छोटे मोटे स्मॉल बिजनेसेस आ गए, इसमें पर्सनल लोन आ गए, मोर्गेज लोन आ गए, होम लोन आ गए, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज आ गए, कई सारे और भी लोन्स आ गए जो बजाज फाइनेंस देती है। ये लोन कोई 2, 4, 5, 10, 100 करोड़ का नहीं होता, ये छोटे मोटे लोन होते हैं जो बजाज फाइनेंस करती है। ऐसे में आप कोई 10,000, 5,000 करोड़ का लोन बजाज फाइनेंस से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर ये एसएमई लैंडिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट में एक्सपेक्ट करूं तो ये ग्रोथ रेट है तकरीबन 40% से लेकर 56% का। मतलब ये सारे बिजनेसेस में इसकी ग्रोथ रेट 40% से लेकर 56% की हो चुकी है। और अब बजाज फाइनेंस के दोस्तों मैं डिपॉजिट्स के बारे में बात करता हूं। ये वो चीज है जहां से बजाज फाइनेंस पैसे लोगों से लेकर लोगों को पैसे देती है। अब इसमें दोस्तों मैं आपको एक अच्छे से बात बता दूं कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है और एनबीएफसी सेक्टर है उसमें डिफरेंस क्या है। दोस्तों एनबीएफसी सेक्टर में आप कोई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट नहीं खोला सकते। एनबीएफसी सेक्टर में दोस्तों आप डिपॉजिट्स कर सकते हो कोई मैच्योरिटी पीरियड तक में। और अगर आप बैंकिंग सेक्टर का इस्तेमाल करते हो तो आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट कुछ भी आप खोला सकते हो, डिपॉजिट्स भी करा सकते हो। ऐसे में होगा क्या कि अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसे डालते हो तो आप अगर मान लो आप 1 मिनट पहले डाले तो 1 मिनट बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन ऐसा एनबीएफसी सेक्टर में नहीं होता। एनबीएफसी सेक्टर में आप मैच्योरिटी पीरियड में ही उस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। तो इसी का कारण है दोस्तों कि ये जो बैंकिंग सेक्टर है उसके डिपॉजिट्स या फिर उसके जो कंज्यूमर के जो फंड्स होते हैं वहाँ बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा होते हैं और एनबीएफसी सेक्टर में कम होते हैं। अगर मैं एसबीआई के बारे में बात करूँ तो तकरीबन 30 से लेकर 35 लाख करोड़ रुपया लोगों का पड़ा हुआ है एसबीआई में। एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करूं तो तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपया लोगों का सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है एचडीएफसी बैंक में। ऐसे कई सारे बैंक हो जाएंगे जहां पर 2, 4, 5, 10 लाख करोड़ रुपया लोगों के पड़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी यस बैंक के क्राइसिस आए थे, यस बैंक में भी दोस्तों लोगों का 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अब ऐसे में अगर एनबीएफसी सेक्टर के बारे में बात करूं तो एनबीएफसी सेक्टर में दोस्तों लोगों के ज़्यादा पैसे नहीं पड़े होते, लेकिन बजाज फाइनेंस में दोस्तों तकरीबन 13,163 करोड़ रुपए का डिपॉजिट्स आया इस साल, जो कि 69% से बढ़ा है ईयर ओवर ईयर। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है। अब ऐसे में होता क्या है कि ये जो 13,000 करोड़ रुपए है, ये सिर्फ 13,000 करोड़ रुपए देकर तो अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकती या फिर कंपनी को नहीं चला सकती। तो ऐसे में कंपनियां, ये सारी एनबीएफसीज डेब्ट के जरिए फंड रेस करती हैं
आप कोई भी एनबीएफसी देख लो मार्केट में, उस कंपनी के पास 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ का लोन तो 100% होगा ही होगा। आज एचडीएफसी की एनबीएफसी के बारे में मैंने बात किया था, 2.25 लाख करोड़ रुपए का उस कंपनी पे लोन है। आज मैं अगर बजाज फाइनेंस के बारे में बात करूं तो 1,02,000 करोड़ रुपए का इस कंपनी पे कर्ज है, और ये कंपनी के पास लोगों के पैसे तकरीबन 13,163 करोड़ रुपए जैसा पड़ा हुआ है। तो मतलब ये जो 1 लाख करोड़ रुपया और ये जो 13,000 करोड़ रुपया आ गया, ये अमाउंट तकरीबन 1,13,14,000 करोड़ रुपया हो जाता है। और इसी की देन है कि दोस्तों इस कंपनी के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मतलब तकरीबन 1 लाख करोड़ का लोन और 13-14,000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट्स हैं तकरीबन 1,15,000 करोड़ रुपया, और ये भी दोस्तों 59% से बड़ा है ईयर ओवर ईयर। ये एक बहुत ही जबरदस्त बात है। ऐसे में आपको दोस्तों एनबीएफसी पे कर्ज है, आपको ये नहीं देखने का, एनबीएफसी कर्ज पे ही चलती है, लेकिन इसके ग्रोथ रेट आप देखो 50 से लेकर 60% से ये कंपनी बढ़ रही है आगे, तो आपको और क्या चाहिए। ऐसे में अगर इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करूं तो इस कंपनी का इस साल का रेवेन्यू रहा है तकरीबन 22,000 करोड़ रुपए का। इस कंपनी का प्रॉफिट रहा है तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए का। इस कंपनी के आप स्टॉक परफॉर्मेंस देख लो, आपके स्क्रीन पर ही है। इस कंपनी के आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, आपके स्क्रीन पर ही है। इस कंपनी के आप सेल्स ग्रोथ देख लो, इस कंपनी के आप प्रॉफिट ग्रोथ देख लो। हर एक चीज दोस्तों 40 से लेकर 50% से बड़ी है रिटर्न ऑन इक्विटी को छोड़ के। मतलब 40 से लेकर 50% तक प्रॉफिट्स बढ़ना, सेल्स ग्रोथ बढ़ना या स्टॉक परफॉर्मेंस बढ़ना, ये अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और ये कंपनी के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि इस कंपनी का मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है कि ये कंपनी देश के कोने कोने तक, देश के मिडिल क्लास फैमिली के घर घर तक घुस चुकी है, और वहाँ से दोस्तों वहाँ के लोगों को ये लोग फाइनेंस करते हैं, और वहाँ से दोस्तों 7,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा लेते हैं। मतलब आप समझ जाओ कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। लेकिन अगर आप ये कंपनी में डिविडेंड कमाने के तौर पर कुछ आप एक्सपेक्टेशन करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इस कंपनी का डिविडेंड है तकरीबन 6 रुपए का। मतलब ये जो कंपनी प्रॉफिट्स कमाती है उसका पिछले साल ही 9% इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है। मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट डिविडेंड नहीं ही देती है, आप ऐसा समझ लो। ऐसे में दोस्तों ये कंपनी डिविडेंड अपना लोगों को कर्ज देने के तौर पर इस्तेमाल करती है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी के डिविडेंड बेकार नहीं जा रहे हैं, कंपनी का डिविडेंड कोई अच्छे काम में ही जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आता है। ऐसे में दोस्तों अगर कंपनी के कुछ पिछले साल के स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी के स्टॉक प्राइस 2005 में थे तकरीबन 15 रुपए का, तो कंपनी का स्टॉक प्राइस 2020 में पहुंच चुका था तकरीबन 4,923 रुपए का। और ये ग्रोथ रेट दोस्तों ज़्यादा नहीं है, बस 15 साल में 32,820% का प्रॉफिट है। मतलब 32,820% का प्रॉफिट ये बजाज फाइनेंस ने आपको 15 साल में कमा कर दे दिया। ये कौन सी कंपनी कमा कर देने वाली है। और ये बजाज फाइनेंस दोस्तों देश की नंबर 1 एनबीएफसी का अगर मैं इसको दर्जा दूं तो इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। बजाज फाइनेंस उस चीज़ को, उस टैग को, उस टाइटल को डिजर्व करती है। ऐसे में अगर लॉकडाउन आ गया है तो जाहिर सी बात है हर एक कंपनियों का गिरना तो तय है। बजाज फाइनेंस भी गिरी है। आज बजाज फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव भाव पर हमको मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि अगर इस कंपनी के पीबी रेशियो पे नज़र डालूं तो 6 का इस कंपनी का पीबी रेशियो होता है, और इस कंपनी के पी रेशियो पे नज़र डालूं तो तकरीबन 25 का इस कंपनी का पीई रेशियो होता है, विच क्लियरली इंडिकेट्स दैट दिस स्टॉक इज नॉट ओवर वैल्यू और ओवर प्राइस्ड, इट इज़ बिलो एवरेज। मतलब ये कंपनी और अच्छा परफॉर्म करेगी, इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में बढ़ने की क्षमता है। ये कंपनी के हर एक फंडामेंटल स्ट्रांग है, और इस कंपनी के जो पी रेशियो, पीबी रेशियो और भी जो कुछ डायरेक्शन है इस कंपनी के टेक्निकल्स, वो हमको ये एक इंडिकेशन या नज़रिया दे देते हैं कि ये कंपनी लॉकडाउन के बाद बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन करने वाली है और आपको बहुत ही मोटा रकम कमा कर देने वाली है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने बजाज फाइनेंस के बारे में हर एक चीज़ें आपको बता दी होगी। 2,000 से 2,200 रुपये का भाव चल रहा है अभी, आप उस प्राइस पे ले सकते हो, और एक मोटा प्रॉफिट तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये का भी एक्सपेक्ट करोगे तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से पैसा कमा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसी कॉन्टेंट्स और बनाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।